नमस्कार। मैं डॉक्टर जव आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गाउट, गठिया। गठिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारे बॉडी में बहुत क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। बहुत ढेर सारी बनने वाली प्रक्रियाएं होती है, बहुत ढेर सारी बिगड़ने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। उनमें मेटाबॉलिज्म, इनको सबको संयुक्त रूप से मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। किसी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में दिक्कत आने की वजह से ये बीमारी होती है। और ये इसका सबसे पहली बात होता है कि ये किसी एक जॉइंट पे पहले शुरू होता है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ और स्वेलिंग के साथ। फिर ये पॉली आर्टिकुलर हो जाता है, मतलब ढेर सारे जॉइंट्स में फैल जाता है और इसमें यूरिक एसिड का लेवल उच्च हो जाता है। ये यूरिक एसिड का लेवल 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो ये गठिया की शुरुआत मानी जाती है। क्या क्या वजह होती है, क्या क्या कारण होते हैं गठिया होने के? सबसे पहले है हेरिडिटरी। ये अनुवांशिक हो सकता है, मतलब ये पहले पेरेंट्स को रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलने वाला हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है। और ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो, ऐसे लोगों को होने की संभावना गठिया ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं की तुलना में महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है। इसमें जो है ज़्यादातर ऐसे लोग जो प्यूरिन रिच डाइट लेते हों, ऐसे लोगों में भी गठिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा और सेडेंटरी हैबिट, कुर्सी पे लगातार बैठ के सिर्फ एक जगह बैठ करके काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनमें भी गठिया होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादातर टेम्परेट क्लाइमेट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब सेकेंडरी गाउट क्यों होते हैं? सेकेंडरी गाउट होने के पीछे क्या वजह है? ये तो प्राइमरी गाउट के पीछे की वजह थी। सेकेंडरी गाउट कई वजह होती है इसके पीछे, जैसे है पॉलीसाइथीमिया, यानी कि ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन सेकेंडरी गाउट को जन्म देता है। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर होना। इसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस, ये एबनॉर्मल बोन मैरो कैंसर कह सकते हैं आप। एबनॉर्मल प्रोडक्शन ब्लड का इसमें होने लगता है माइलोफाइब्रोसिस में। इसके अलावा इट्रोजेनिक हो सकता है, जैसे ड्रग होती है कुछ क्लोरोथियाजाइड्स, इस तरह की ड्रग्स की वजह से भी गठिया जो है होता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गठिया को मेंटेन रखने का काम करते हैं? ऐसे ऐसे फैक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत मेंटेन रहती है? सबसे पहला है डाइटरी इनडिस्क्रिशन, मतलब कि भोजन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका कोई डिसिप्लिन ना होना, कुछ भी खाते रहना, पसंद की चीज़ें ही लगातार खाते रहना। जो हमारे लिए आवश्यक है, क्या चीज़ें हमें फ़ायदा कर सकती है, क्या हमें नहीं फ़ायदा करती है, इसमें डिफ्रेंसिएशन ना होना, कोई भी चीज़ उठा कर खाते रहना। एल्कोहलिज्म, नियमित रूप से एल्कोहल 100 बुराइयों की जड़ है, 100 बीमारियों की जड़ है। तो एल्कोहल पीने वालों को भी ये दिक्कत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ फूड आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनके प्रति पेशेंट सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी टू सर्टेन फूड आर्टिकल्स। इसके अलावा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो होते हैं गाउट के, उनमें इंजरी है, इंजरी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज करना, बॉडी की क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बॉडी की जितनी क्षमता होती है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना। इंटरकरेंट इन्फेक्शन, कुछ कुछ समय पे इन्फेक्शन लगातार होता रहता है पेशेंट को। सर्जिकल ऑपरेशंस, ये सारी वजहें हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जो गाउट को मेंटेन रखती है लॉन्ग टर्म में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजी इसकी क्या होती है, किस तरह से इसकी पैथोलॉजी है गाउट की। सबसे पहले यूरेट्स जमा हो जाते हैं। यूरेट्स यानी यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो उनका जमा हो जाता है। कहाँ कहाँ पे? आर्टिकुलर ज्वाइंट पे, पेरी आर्टिकुलर ज्वाइंट पे, मतलब आर्टिकुलर ज्वाइंट जहाँ पे दो बोन से जुड़ रही हो, पेरी आर्टिकुलर ज्वाइंट मतलब उसके चारों तरफ। इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट, जैसे कान, और कान पे कुछ लोग का यहाँ पे कान पे जमा हो जाता है, किडनी में जमा हो जाता है, तो इसे साइनोवाइटिस कहते हैं। ये जो जमाव होता है ना, यूरेट्स का जो जमाव है, इसको साइनोवाइटिस कहते हैं। बाद में कार्टिलेज इरोड होकर के ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ चली जाती है। बाद में ये कार्टिलेज में इरोजन होता है बहुत ढेर सारा, इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। बेसिकली हाइपर यूरिसीमिया जो होती है, ये कैन बी ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बेस। इनका प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये होता है इसका पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्या इसके होते हैं लक्षण, क्या होते हैं इसके सिम्पटम। क्या होते हैं गाउट के लक्षण? सबसे पहले जो बिग टो होता है, जो पैर के अंगूठे का, पैर का जो अंगूठा होता है, सबसे पहले उसके पास जो है
सबसे पहले सूजन दर्द शुरू होता है। मेटाटार्सोफाइलेंजियल जॉइंट बोलते हैं उसको, मेटाटार्सोफाइलेंजियल जॉइंट सबसे पहले प्रभावित होता है। इसके बाद अचानक से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार हो सकता है, भूख लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगना बंद हो सकता है, भूख नहीं लगता है खुल के, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है। जिनमें पुराना गठिया है जिन लोग को, ऐसे लोगों में ये दर्द का अटैक जो है बार बार होता है इसका, और लंबे समय तक होता है। और पेशेंट जो है परमानेंट पेन और उसका जॉइंट जो होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं अगर ये पुराना गठिया है तो। साइन क्या है? जॉइंट जो है वो लाल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है उनमें, और बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुकोमल हो जाते हैं, जरा सा भी टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। नेबरिंग वेन्स में स्किन जो होती है ये स्केली हो जाती है, इची हो जाती है, डीप रेड या पर्पल कलर में हो जाती है। मसल एट्रोफी नहीं देखती है, लेकिन अगर पुराना गाउट है, बहुत समय से है, तो जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के पास अगर आप देखेंगे तो स्क्रोटम के पास टाइफी यानी यूरिक के क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ब्लड का एग्जामिनेशन आप करा सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच कैसे हो गठिया की? पॉलीमार्फोल्यूकोसाइटोसिस ब्लड की जांच आप करवा सकते हो, पॉलीमार्फोल्यूकोसाइटोसिस ब्लड की जांच करवा सकते हो। ईएसआर बढ़ जाता है, ईएसआर बढ़ जाता है, सीरम में यूरिक एसिड जो है 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गठिया है तो उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, 7.2 तक होना चाहिए अपर लिमिट, 7.5 से भी ज़्यादा हो जाता है। 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड से ज़्यादा अगर यूरिक एसिड हो जाता है तो ये गठिया में आता है। मटेरियल एक्सपायर्ड में सोडियम यूरेट क्रिस्टल, जो मटेरियल निकाला जाता है गांठों से चेक करने के लिए, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें सोडियम यूरेट के क्रिस्टल दिख सकते हैं, नीडल लाइक, नीडल जैसे क्रिस्टल होते हैं, नुकीले क्रिस्टल होते हैं सोडियम यूरेट के। 24 घंटे में यूरिक एसिड एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ जाता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है अगर इनका सही से इलाज नहीं होता तो? यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हो जाती है, यूरिक एसिड के स्टोन बनने लगते हैं। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जो आपका ब्लड वेसल्स होता है, जो रक्त की नलिकाएं होती हैं उनमें जाके जमा होने लगता है यूरिक एसिड्स का, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, जिनसे जो है हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इससे हाइपरटेंशन हो जाता है, कोरोनरी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती हैं, डायबिटीज मेलाइटिस की दिक्कत भी काफ़ी कुछ एसोसिएटेड होती है इन सब के साथ। एक्यूट टेनोसाइनोवाइटिस, बर्साइटिस, ये सब हो जाता है। जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, जो जोड़ों में मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें जो है सूजन शुरू हो जाती है, उनमें दर्द शुरू हो जाती है, उनमें लालिमा आ जाती है समय के साथ साथ। और ट्रीटमेंट इसका क्या क्या हो सकता है? एक तो प्यूरिन रिच डाइट्स नहीं लेना है, ब्रोकली हो गया, किशमिश हो गया, इस सबको थोड़ा सा डाउन करना है। अंडे और रेड मीट को भी अवॉइड करना है, रेड मीट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करना है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। रेड मीट की जगह आप वाइट ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, कुछ फल जैसे केला हो गया, अनार हो गया, इन सबको अवॉइड कर सकते हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या क्या करना है? रेस्ट लेना है, बॉडी को रेस्ट देना है लगातार। इमोबलाइजेशन ऑफ पार्ट, मतलब मोबलाइज ना करें पार्ट बॉडी के, हिले डुलना बहुत ज़्यादा, और वेजिटेरियन डाइट लेनी है ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना है, फ्लूइड्स लेना है बहुत ज़्यादा भोजन में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बड़ी मदद करती हैं ऐसे में, एकोनाइट जैसे है। तो एकोनाइट का पेशेंट जो, ये बहुत ज़्यादा एक्यूट अटैक, गाउट का जब बहुत ज़्यादा एक्यूट अटैक होता है तो उसमें एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा रेमेडी है, बहुत ही अच्छी दवा है, और ये तुरंत ही देना चाहिए अगर एकोनाइट के अदर सिम्टम भी हैं तो। अमोनियम बेंजोएट है, गाउट जिसमें जॉइंट्स पे डिपोजिशन होता है उनमें अमोनियम बेंजोएट बहुत अच्छी मेडिसिन है। एल्बुमिनेरिया अगर पाया जा रहा है जॉइंट गाउट पेशेंट में तो भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बेस्ट रेमेडी ऐसे लोगों के लिए होती है। इसके अलावा अमोनियम फास्फोरिकम, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गाउट जिनमें टॉफी हो पहले से डिपॉजिट्स हो जॉइंट्स पे, क्रोनिक केसेज के लिए बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है अमोनियम फास्फेट। यहाँ पर सोडियम के क्रिस्टल जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जहाँ पर न्यूक्लियर डिपॉजिट होते हैं, वहाँ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एंटीम क्रूड, अगर ऐसे पेशेंट जिनमें ये दिक्कत हो गाउट की, उनमें अगर उनका पेट डिस्टर्ब हो तो एंटीम क्रूड बहुत अच्छी मेडिसिन में। अनिका पेशेंट को हमेशा डर रहता है कोई छू न ले, क्योंकि छूने से इसका दर्द बढ़ता है, बहुत इगोइस्टिक भी होता है, ये अपना काम खुद से करना चाहता है। इसका दर्द इस तरह का होता है जैसे बहुत पीटा गया हो, इस तरह का पेन अगर लेके कोई आता है तो वहाँ पे अनिका होता है अच्छी रेमेडी।
बेंजोइक एसिड में गाउटी डिपॉजिट्स होता है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड के बारे में खास बात यह है कि बेंजोइक एसिड में टीयरिंग पेन होता है, जैसे कटने वाला दर्द है अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, और इसका यूरिन जो होता है, इसका जो पेशाब होता है बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल होता है। बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड अगर यूरिन में जा रहा है तो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छी रेमेडी है। कॉल्चिकम जो है जॉइंट पेन, इसमें सूजन होती है, लालिमा होती है और बहुत ज़्यादा सुकोमल है, अगर बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, अगर जॉइंट को छुएंगे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जैसे अर्निका में होता है, स्वेलिंग होता है और यहाँ पर दर्द एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट होता है और थोड़ा सा भी मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कॉल्चिकम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है और पेट जो है गैस से भरा होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है। अन्य सिम्टम क्या है कि छोटे जॉइंट जो है वो भी प्रभावित होते हैं कॉल्चिकम के पेशेंट में, और रिस्ट और एंकल स्पेशली इफेक्टेड होते हैं। रिस्ट और एंकल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसको फियर ऑफ बीइंग अप्रोच्ड होता है अर्निका की तरह ही। बिग टू स्वॉलन होता है, इसके अलावा रेड होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है एक्यूट फेज में। एक्यूट फेज में पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है इसमें कॉल्चिकम में। कॉल्चिकम केवल कुछ एबव इंडिकेशन के बेस पर ही प्रिस्क्राइब करना जो आपसे बात किया मैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है हार्ट को कर सकता है, ये प्रॉब्लम को हार्ट की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, बाल ऑफ ग्रेड टू स्वॉलन आप ये चेक कर लेंगे, शोर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ग्रेड टू मतलब कि जो पैर का अंगूठा है वहाँ पर सूजन होनी चाहिए। इसके अलावा शोर और बहुत पेनफुल ऑन वॉकिंग, चलने पर बहुत ज़्यादा दर्द करता हो। पेन जो है वो वार्म थे यानी गर्म करने से, सेकाई करने से, प्रेशर से, मालिश करने से और इसके अलावा मोशन से बढ़ जाता हो। जॉइंट्स पे गाउटी नोड्स हों और इफ्यूजन्स, स्कैंटी इफ्यूजन्स हो, सभी पेन जो है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करें तो कॉल्चिकम बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो कि जिसे शुरुआत करनी है कोई एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद, जस्ट जैसे पेशेंट आता है गाउट का, गठिया का, तो सबसे पहले किस दवा शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले लीडम से शुरुआत करनी चाहिए। लीडम जो है इसमें भी देखेंगे आप, पैर का जो अंगूठा होता है उसके पास सबसे पहले सूजन वहीं से शुरू होती है और पैर रखने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वर्ष होता है ये वार्मथ, प्रेशर और मोशन से, मतलब कि सेकाई करने से, मालिश करने से और चलने से ये जो है बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत बढ़ जाती है, काफ़ी दिक्कत बढ़ जाती है। जॉइंट्स पे जो है गाउटी नोडोसिटीज होती है, मतलब कि जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर गांठें बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, अगर आप देखेंगे तो गांठों की दिक्कत होती है जॉइंट्स पे। अच्छा, जैसा भी पेशेंट थोड़ा भी चलेगा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। आर्टिका यूरिन्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इससे एक्सेसिव यूरिक एसिड को बहाने में बहुत मदद मिलती है। 5 से 10 बूंदे इसकी थोड़ा कुनकुने पानी में देने से यूरिक एसिड बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, और सबसे बढ़िया जो माइंड मेथड पे प्रिस्क्राइब की जाती है। तो देर किस बात की, अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, बहुत जल्दी निदान मिलेगा, बहुत परमानेंट निदान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर अजय यादव, आपका स्वागत करता हूँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।